Hi, this is Priya and welcome to my channel. Today I'm going to explain American thriller psychological film The Last Shift 2014। तो मूवी स्टार्ट होती है एक क्रू की पुलिस ऑफिसर जेसिका लॉरेंस से, जिसकी पहली शिफ्ट स्थायी रूप से बंद होने से कुछ दिन पहले एक पुलिस स्टेशन में हुई थी। ये पुलिस स्टेशन अगले ही दिन बंद होने वाला था और जेसिका को सिर्फ रात से सुबह तक 4 बजे तक वहां पर ही रहना था। फिर जेसिका को भी नए पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। ड्यूटी से पहले जेसिका अपनी माँ से फोन पर बात करती है। वहाँ उसकी माँ उसे ये शिफ्ट लेने से मना करती है क्योंकि जेसिका के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि ड्यूटी करते टाइम गन फायरिंग से मारे गए थे। इसके बाद जेसिका फोन कट कर पुलिस स्टेशन में एंट्री करती है, जहाँ उसके कमांडो ऑफिसर कोहिन कुछ अजीब हरकतें करते हुए नजर आते हैं। वो जेसिका को पीछे मुड़ने को कहते हैं और थोड़ी पूछताछ के बाद वो उसे बताते हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ एक हैजमिक टीम यहाँ कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आएगी। जेसिका को यहाँ सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करनी होगी एंड वो इस बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकती। जाने से पहले ऑफिसर कोहिन उसे अपना फोन नंबर दे देता है ताकि किसी इमरजेंसी में वो उनसे कांटेक्ट कर ले। इसके बाद जेसिका वहां पर अकेली हो जाती है और बोर होते होते उसकी आंख लग जाती है। इसी बीच उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी आंख फौरन खुलती है और जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वहां कोई भी नहीं होता। वो वापस आकर अपना डिनर करने लगती है, जहां उसको खाते टाइम एक बड़ा सा बाल उसे मिलता है और वो खाना वहीं पर छोड़ देती है। फिर उसको एक अनजान आदमी दिखाई देता है जो कि पुलिस स्टेशन में यूरिन कर रहा होता है। वो उसे वहां से बाहर निकाल देती है। फिर जेसिका को किसी मोनिका नाम की लड़की की बार बार कॉल्स आ रही थी जो बार बार ये कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है। फिर वो अपने हायर अथॉरिटीज से कांटेक्ट करती है और इन सब कॉल से पता करती है, लेकिन उनका ये कहना था कि सारे के सारे कॉल्स न्यूज स्टेशन की तरफ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो एक बार चेक जरूर कर लेंगे। फिर से जेसिका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जेसिका एक लॉकर रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे उसके पिता के लॉकर रूम से अपने पिता के साथ की एक बचपन की पिक्चर मिलती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है उस तस्वीर को देखकर एंड जब वो लॉकर्स को देखती है तो सारे के सारे लॉकर्स अपने आप बहुत पास आ जाते हैं एक अजीब सी पोजीशन में। इसे देखकर जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि ये शायद उसने लॉकर्स की पोजीशन पर ध्यान नहीं दिया होगा। फिर से जेसिका को वहां पर आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फोन के पीछे एक स्टोर रूम में पहुंचती है, जहां फिर से उसे वहीं पर वही अनजान आदमी दिखाई देता है। वो जेसिका की एक बात नहीं सुनता और वहां पर वो कुछ ढूंढ रहा होता है। जेसिका किसी तरह उसे हैंडकफ पहनाकर सेल में बंद कर देती है, लेकिन अचानक से वहां लाइट्स बंद हो जाती हैं। जेसिका को वहां कुछ दिखता है और उसकी टॉर्च वहीं पर गिर जाती है। फिर उसकी टॉर्च सडनली कोई उठा लेता है एंड धीरे धीरे से उसे कुछ कहने लगता है। फिर अचानक से एक ड्राउनी चीज उसे नजर आती है और लाइट्स वापस आ जाती है। फिर जेसिका वापस आकर बैठ जाती है और फिर वो उसी टाइम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जब कुर्सियों और दरवाजों को अपने आप ही हिलता देखती है और कुछ फिगर्स उसके सामने आने लगते हैं और कुछ सिंगिंग वॉइस भी उसे सुनाई देने लगती हैं। इसी बीच मोनिका नाम की एक लड़की की कॉल्स बार बार उसको आ रही थी। वो उसे धीरे धीरे इंफॉर्मेशन दे रही थी कि उसे किसी कर्स के मेंबर ने अगवा किया है और इसके साथ कई सारी लड़कियां भी हैं। जेसिका अपने सीनियर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद जेसिका को पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की स्मोकिंग करते हुए दिखाई देती है। उस लड़की का नाम मैरी गोल्ड था। वो पुलिस स्टेशन के बारे में बात करते हुए बताती है कि पिछले साल इस स्टेशन में 3 लोगों को जो कि किसी कर्ज के मेंबर थे इन्हें यहाँ पर पकड़ कर लाया गया था और 1 साल पहले ही ठीक उन्हें इसी दिन उन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से यहाँ पर अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं और अब इस स्टेशन को खाली किया जा रहा है। अब ये सब जानने के बाद जेसिका को कुछ कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर अंदर आने पर इंटरोगेशन रूम में जेसिका इन्हीं की इंटरोगेशन देखती है जिन्होंने यहाँ पर सुसाइड किया था। इन रिकॉर्ड्स को देख हम ये जान पाते हैं कि उन तीनों में 2 लड़कियां किटी पाइमा और जोरिया पाइमॉन थी और एक लड़का जॉन माइकल था। इन लोगों का लास्ट नेम पाइमॉन इसीलिए था क्योंकि ये लोग किंग ऑफ हेल्प मॉइन को पूछते थे और इन्हें इस दुनिया में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का खून किया था क्योंकि वो एक निडर लड़की की सोल चाहते थे। इससे पहले कि उन्हें ऐसी लड़की मिलती पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिर इसके अचानक
बाद चेयर से अजीब सी पोजीशन में आ जाती हैं और तभी उसको गेट पर एक लायन प्राइस नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि जेसिका के पिता के साथ यहाँ पर ड्यूटी पे था। वो जेसिका से ये कहता है कि वो उसका हाल चाल पूछने के लिए वहाँ आया है। जब वो ऑफिसर बातें करने के बाद वापस जाने लगता है तो जेसिका को उसके सर के पीछे एक बहुत बड़ा सा घाव दिखता है और अचानक से वो गायब हो जाता है। पूरी रात जेसिका को यही सब कुछ चीजें नजर आती रहती हैं और अब जेसिका पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। जेसिका को वहाँ पर सारी लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती हैं जिनको रिचुअल करके मारा गया था। उसी बीच उसको मोनिका का फिर से कॉल आता है एंड इस बार हायर अथॉरिटी का मोनिका को बारे में पता करने के लिए जेसिका को बताते हैं कि मोनिका तो 1 साल पहले ही मारी जा चुकी थी और मोनिका ही उन तीनों लोगों को आखिरी शिकार थी, क्योंकि 1 साल पहले ही मोनिका ने उसके फादर को कॉल करके इस कर्ड ग्रुप के बारे में बताया था। ये सब जानने के बाद जेसिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहां पर उसे एक अनजान लड़की दिखाई देती है। जेसिका उसे फॉलो करके एक रूम तक पहुंच जाती है जहां उसे वो लड़की वार करके बेहोश कर देती है। फिर जब जेसिका को होश आता है तो वो उस लड़की को गन लिए अपने सामने बिठा देखती है। वो लड़की जेसिका से कहती है कि उसने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो मेरे अंदर नहीं देखा। मतलब कि जेसिका ही फाइनल विक्टिम थी जिसे इस काम के लिए चुना गया था, इसलिए जेसिका को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था और फिर वो लड़की खुद को गोली मार देती है। इसके बाद जेसिका को एक डिफॉर्म लड़की दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन जेसिका की आंखें बंद करते हुए वो लड़की खुद ही गायब हो जाती है। जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और मेन डोर पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वहां पर कोई असर नहीं होता। फिर जेसिका को अपने पिता का कॉल आता है कि वो चाहते हैं कि जेसिका यहीं पर रहे और उन्हें इंसाफ दिलाए। इसके बाद जेसिका को उस अनजान आदमी की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। जब जेसिका सेल खोलकर उसे बाहर निकालती है तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो डिमोनिक हो जाता है, यानी कि वो अब मर चुका था। दरअसल इस व्यक्ति की जो बेटी थी वो कल्ट की मेंबर बन चुकी थी और मारी जा चुकी थी, इसीलिए उसी मौत के 1 साल बाद वो अपनी बेटी की कुछ चीजें यहाँ ढूंढने के लिए आया था जो कि स्टोर रूम में थी। इस आदमी ने अपनी बेटी को बचपन में काफी मोलेस्ट किया था, इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार दिया होगा। फिर जेसिका ये देखने के बाद उसी सेल के अंदर जाती है जहाँ उसे जॉन पाइमोन के साथ 2 और मेंबर्स भी दिखाई देते हैं, जिसे देख वो काफी डर जाती है। वो कोहिन को कॉल करती है कि उसे ये शिफ्ट नहीं करनी, लेकिन कोहिन ये कहता है कि अगर जॉब से क्विट करना हो तभी इस शिफ्ट को क्विट करना होगा। ये सुनकर जेसिका कहती है कि वो शिफ्ट कंटिन्यू रखेगी। इसके बाद जेसिका को फिर से मोनिका की कॉल आती है और कॉल पर हंसने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एक कर्ल की तस्वीरें हर जगह पुलिस स्टेशन में बिखर जाती हैं। पाइमोन उसे डराने लगता है एंड कल्ट के मेंबर उसे पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और जेसिका भी उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है। फिर अचानक से कल्ट के मेंबर हमें हैजमिक टीम के मेंबर्स दिखाई जाते हैं, लेकिन जेसिका को वो सब कल्ट के मेंबर ही दिखाई दे रहे थे। वो उन पर गोलियां चलाती है और ऑफिसर कोहिन वहां आकर जेसिका को रोकने की के लिए उसी पर गोली चला देता है। फिर जेसिका अपने सेल में आती है, तब उसे यह समझ आता है कि वो सब कल्ट के मेंबर नहीं बल्कि हैजमिक टीम के मेंबर थे जिसे उसने गोली मारकर मार दिया था। एंड में जेसिका वही टोन गाने लगती है जो बाकी कल्ट के मेंबर ने गाई थी। फिर उसके सामने जॉन और उसके 2 मेंबर्स आते हैं जो कि जेसिका को अपने साथ ले जाते हैं और इसी तरीके से जेसिका की फर्स्ट शिफ्ट लास्ट शिफ्ट बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।